एक समूह हैकर एक ही समय में 3 बैंक लूट लेते हैं और वहां मौजूद $74 मिलियन को वे अपने खाते में ले लेते हैं। इन हैकरों की हैकिंग प्रणाली और उनके सर्वर इतने जटिल हैं कि पुलिस को जेल में बंद एक कैदी हैकर को उनके दल में शामिल करना पड़ता है ताकि वह उन्हें मदद कर सके। कहानी के अंत में ऐसी कई ट्विस्टर ट्रेजेडी हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम हांगकांग के एक परमाणु पावर स्टेशन को देखते हैं। यहाँ देखा जाता है कि किसी ने पावर प्लांट के कोर सिस्टम को हैक कर दिया है और वहाँ के सभी कूलिंग फैन बंद कर दिए हैं, जिसके कारण पावर स्टेशन भयंकर गर्म होकर एक बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट में कई लोग मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। जब टेलीविजन चैनलों पर इस विषय पर समाचार दिखाए जा रहे थे, तब हम पुलिस के साइबर सिक्योरिटी एजेंट चेन को देखते हैं। चेन इस विस्फोट के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। वह तब सभी को बताता है कि किसी ने इस पावर प्लांट के सिस्टम को हैक किया था। हैकर एक प्रकार का मैलवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं जिसे काफी दूर से भी नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस मैलवेयर के माध्यम से कोई भी इंटरनेट के जरिए सिस्टम में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे मामले में निश्चित रूप से किसी ने इस पावर प्लांट में आकर खुद से मैलवेयर पुश किया होगा, इसलिए अब हमें उसे ही खोजना होगा। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि हैकरों ने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा या किसी को मारने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब है कि उनके पास शायद कोई और मंसूबे हैं। दूसरी ओर अमेरिका की एक जेल में हम इस फिल्म के एक प्रमुख पात्र निक को देखते हैं। निक के पास एक फोन देखकर जेल के अधिकारी उसे सेल से बाहर निकालते हैं और पूछताछ करते हैं। चूंकि वह खुद एक हैकर है, इसलिए उन्होंने सोचा कि निक शायद इस हैकिंग घटना में शामिल हो सकता है। लेकिन निक के पास कुछ न मिलने पर वे उसे फिर से सेल में वापस ले जाते हैं। दूसरी ओर कैरल और हेनरी नाम के 2 लोग चेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चेन अमेरिका के सबसे बड़े विश्वविद्यालय MIT से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है। यहाँ तक कि उसकी बहन लिएन भी एक MIT नेटवर्किंग ग्रेजुएट है। खैर, चेन तब अपने कमरे में बैठकर हैकरों द्वारा चलाए जा रहे कोड को देख रहा था। उस समय वहाँ कुछ परिचित कोड देखकर वह थोड़ा चौंक जाता है। फिर वह अपनी बहन लीन से मिलता है और उसे बताता है, जब मैं MIT में पढ़ रहा था तब मैंने और मेरे दोस्तों ने कुछ हैकिंग के कोड लिखे थे। ये हैकर वही कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस मामले की जांच करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अगले दिन सॉये नामक एक मनी ट्रेडिंग कंपनी पर भी हैकरों ने साइबर अटैक किया। इस पर अगले दिन साइबर सुरक्षा कार्यालय में बैठक होती है, जिसमें डैनियल नाम का एक व्यक्ति सभी को बताता है कि यहाँ 2 प्रकार के कोड से हैकिंग की गई है। पहले किसी ने सिस्टम में मैलवेयर पुश किया और फिर इसके माध्यम से पेलॉड नाम का एक और मैलवेयर पुश किया गया। लेकिन कोड देखकर ऐसा लगता है कि दोनों कोड अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। चेन तब कैरल और हेनरी को अलग बुलाकर कहता है कि हैकरों ने मेरे लिखे कोड का उपयोग करके हैक किया है। जब यह कोड लिखा गया था तब मेरे साथ निक नाम का एक दोस्त था। निक हैकिंग के बारे में मुझसे अधिक अनुभवी है, इसलिए इस केस में हमें उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन कैरल या हेनरी कोई भी चेन की बात मानने को तैयार नहीं होता। इसके बाद अगले दिन कैरल फिर से एक चोरी की रिपोर्ट लेकर चेन के पास आती है। वह चेन को बताती है कि हैकरों ने फिर से 4 बैंकों पर हमला किया है और कुल $46 मिलियन चुरा लिए हैं। वे अब फाइनेंशियल मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं। हमें जितनी जल्दी हो सके इन्हें पकड़ना चाहिए। चेन फिर से अपने दोस्त निक का जिक्र करता है और कैरल इस बार चेन की बात मान जाती है और निक को रिहा करने के लिए लोगों को भेजती है। हालांकि निक उनके साथ काम करने के लिए एक शर्त रखता है। वह उस व्यक्ति से कहता है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मेरी सभी सजा माफ करके मुझे जेल से बाहर निकालना होगा। उत्तर में वह व्यक्ति कहता है, तुम अगर हैकर को पकड़ सको तभी तुम्हारी शर्त मानी जाएगी। खैर, मार्क नाम के एक व्यक्ति के साथ निक जेल से बाहर आता है और चेन और कैरोल से मिलता है। चेन के साथ उसकी बहन भी वहां थी। तो जब वे प्लेन से चीन की ओर जा रहे थे तब चेन निक के साथ हैकरों द्वारा इस्तेमाल किए गए उस कोड के बारे में बात करने लगता है। निक के हाथ में लैपटॉप देखकर कैरोल थोड़ी नाराज हो जाती है, क्योंकि वह अभी भी निक पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तब चेन और लिएन मिलकर कैरोल को समझाते हैं कि उनके काम के लिए निक को लैपटॉप पकड़ना ही होगा। जब वे सोए नाम की उस मनी ट्रेडिंग कंपनी में पहुंचते हैं तो हैकरों द्वारा इस्तेमाल किए गए कोड का विश्लेषण करने लगते हैं। तब निक उन्हें बताता है कि कोई व्यक्ति यहाँ फिजिकली आकर वायरस इनपुट कर गया था। इसके बाद उस वायरस के माध्यम से दूसरे वायरस को इनपुट किया गया है।
यह सुनकर कैरोल उस कंपनी के मैनेजर से पूछती है कि हाल ही में क्या उनकी कंपनी में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल हुआ था जो ज्यादा दिन काम नहीं कर पाया या फिर काम नहीं किया। मैनेजर तब बताता है कि लोजानो नाम का एक व्यक्ति उनकी कंपनी में शामिल हुआ था, लेकिन उसकी मां की मृत्यु हो जाने के कारण उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास सिस्टम की एक्सेस भी थी। यह सुनकर कैरोल समझ जाती है कि लोजानो ने ही यहाँ आकर वायरस इनपुट किया है। कैरोल तब वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उस सूत्र के आधार पर हेनरी से लोजानो के बारे में और जानकारी लेती है। निक सभी को बताता है कि यह हैकर अन्य लोगों की तरह पैसे के लिए हैकिंग नहीं कर रहा है, उसका लक्ष्य कुछ और है। हमें जितनी जल्दी हो सके लोजानो के साथ मिलकर उससे जानकारी प्राप्त करनी है। योजना के अनुसार निक और लिएन मार्क को साथ लेकर लोजानो के स्थान पर जाते हैं। रास्ते में मार्क निक पैरों पर एक ट्रैकर सेट कर देता है ताकि निक भाग न सके। जब वे लोजानो के फ्लैट पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि लोजानो ने अपने शरीर में इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली है। वे लोजानो के कमरे की जांच करते हैं और वहां कुछ हैकिंग टूल पाते हैं। निक लोजानो के कंप्यूटर की जांच करता है और देखता है कि उसने किसी के साथ चैट की थी। इसीलिए निक तब लोजानो की आईडी से उस व्यक्ति को संदेश भेजता है और एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहता है। दूसरी ओर कैरोल और चेन सोए नामक कंपनी के मालिक गैरी से मिलते हैं। कैरोल उसे बताता है कि आपकी कंपनी में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका सारा डेटा हमें चाहिए। हम देखेंगे कि क्या यहाँ से कोई सूत्र मिल सकता है। लेकिन जब गैरी उन्हें डेटा देने से मना करता है तो कैरोल गैरी के कुछ पुराने डेटा को उठाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। मजबूर होकर गैरी तब उनके डेटा देने के लिए राजी होता है। इस बीच निक और लिएन हैकरों द्वारा बताए गए उस स्थान पर बैठकर इंतजार करते हैं। वहां बैठकर लिएन निक से पूछता है, तुम जेल में क्यों बंद हो? जवाब में निक कहता है, MIT में रहते हुए एक बार में कुछ लड़कों के साथ मेरी लड़ाई हो गई। इसके लिए मुझे 18 महीने जेल में बिताने पड़े और जेल में रहने के कारण मेरी ग्रेजुएशन छूट गई, जिसके कारण मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए मजबूर होकर मैंने हैकिंग से बैंक डकैती शुरू की। इसके लिए पुलिस ने मुझे फिर से पकड़ लिया और मुझे 13 साल की सजा हुई। तो बात करते करते निक ध्यान देता है कि वे यहाँ काफी देर से बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उनसे मिलने नहीं आया है। इस बारे में थोड़ा संदेह होने पर वह रेस्टोरेंट के पीछे के कैबिन में जाकर देखता है कि वहाँ एक मोशन सेंसर कैमरा और मॉनिटर लगा हुआ है। निक समझ जाता है कि हैकर वाकई यहीं आए थे और वे इतने समय से निक पर नजर रखे हुए थे। निक तब वहां मौजूद कंप्यूटर से हैकरों के बॉस से बात करता है, लेकिन हैकरों के बॉस निक को गालियां देकर डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद निक सीसीटीवी के केबल को काटकर लिएन को साथ लेकर वहां से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन तभी कुछ लोग रेस्टोरेंट में घुसकर निक पर हमला करते हैं। निक उन सभी को मारकर लिएन को लेकर वहां से बाहर निकल आता है। दूसरी ओर चेन और कैरोल जब सोए कंपनी के ट्रेडर्स के डेटा की जांच कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां से एक ही समय में 3 बैंकों में कुल $74 बिलियन ट्रांसफर किया गया है और तीनों बैंक हांगकांग में हैं। रात में जब निक चेन से बात करता है तो वह चेन को बताता है कि हैकरों ने लोजानो का उपयोग किया है हमारी पहचान जानने के लिए, इसलिए हमें इस क्लू को फॉलो करने के बजाय पैसे के क्लू का फॉलो करना चाहिए, तभी हम और जल्दी हैकरों के पास पहुंच सकेंगे। चेन तब निक के फोन से अपनी बहन से बात करता है और अगले दिन सुबह उसे हांगकांग में रहने के लिए कहता है। लिएन और निक तब बात करते करते वे करीब आ जाते हैं। वास्तव में निक और लिएन शुरू से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। खैर, अगले दिन सभी हांगकांग पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ है। वे पावर प्लांट के स्टाफ से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या हैकर ने पावर प्लांट को हैक करते समय कोई पैसा मांगा था। पावर प्लांट के स्टाफ ने कुछ नहीं कहा। तब लिएन कहती है, जब एक मशीन ऑफ हो जाती है तो वह तुरंत मेमोरी सेव कर लेती है। अगर इसे चेक किया जाए तो शायद हैकर का असली IP मिल सकता है। यह सुनकर पावर प्लांट का स्टाफ कहता है कि मेमोरी हमारे सर्वर रूम में है, लेकिन पूरा सर्वर रूम इतना गर्म हो गया है कि हम चाहकर भी वहां नहीं जा सकते। इसके बाद निक, चेन और मार्क मिलकर वहां ट्रंक नामक एक परिचित पुलिस अधिकारी से मिलते हैं। पुलिस अधिकारी उन्हें बताता है कि वह कुछ दिनों से हैकरों का ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। हैकर 3 अलग-अलग रास्तों से आते जाते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते। निक तब तीनों रास्तों को एक साथ खोलकर देखता है कि वे एक जगह मिल रहे हैं। तब निक कहता है कि हमें इस जगह के आसपास ही खोजबीन करनी चाहिए। एज पर प्लान वे ट्रंक को लेकर उस जगह में जाते हैं। वहां वे एक पिकअप वैन देखते हैं
जिसमें छानबीन करने पर पता चलता है कि वे पुलिस की एक टीम है जो वहां एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कासार नाम का एक व्यक्ति हर दिन वहां एक रेस्टोरेंट में बैठकर किसी का इंतजार करता है। वह किसी एक को संदेश भेजकर वहां से चला जाता है, लेकिन किसी से मिलता नहीं है। यह सुनकर निक का संदेह और बढ़ जाता है। निक सोचता है कि शायद कोई एक निश्चित समय पर शॉर्ट रेंज राउटर का उपयोग करके कासार के साथ संपर्क कर रहा है। इसलिए वे उस रेस्टोरेंट के पास जाकर इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वहां कुछ संदिग्ध नहीं देखकर निक ट्रैंक के फोन से वहां के वाईफाई सिग्नल की जांच करता है। सिग्नल का पीछा करते हुए निक वहां से एक शॉर्ट रेंज राउटर बरामद करता है। वैन में लौटकर निक सभी को बताता है कि कासार रेस्टोरेंट में बैठकर किसी को संदेश नहीं भेजता था। वह असल में कोड लिखकर इस राउटर पर भेजता था और जब भी उसके टीम के लोग इस राउटर के पास से गुजरते थे तब वे इसके माध्यम से कोड रिसीव करते थे और उन्हें पढ़कर तुरंत डिलीट कर देते थे। कैरोल तब कहती है तो हम कासार को पकड़कर उसके माध्यम से बाकी लोगों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन चेन इससे इनकार करते हुए कहता है अगर उसे पकड़ लिया तो वह कुछ भी नहीं बोलेगा, बल्कि हम उसे फॉलो करते रहें। इससे हमें आसानी से उससे सारी जानकारी मिल जाएगी। अगले दिन सुबह देखा जाता है कि पुलिस की एक यूनिट छत से कासार पर नजर रख रही है, लेकिन दूरबीन के रिफ्लेक्शन में कासार उनकी उपस्थिति भांप लेता है। दूसरी ओर चेन और उनकी टीम हांगकांग के 3 बैंकों पर नजर रखे हुए थे। वे देखते हैं कि तीनों बैंकों से एक साथ पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। खबर पाकर जब चेन लियन को बुलाने जाता है तो वह निक को लियन के साथ देख लेता है। पैसे ट्रांसफर करने के स्थान को ट्रैक करके वे देखते हैं कि चीन के एक कैसीनो से पैसे कैश आउट किए जा रहे हैं। चेन तब सभी को 2 समूहों में बांट देता है। वह निक के साथ हेलीकॉप्टर में कासार के स्थान पर जाने लगता है। जाते समय वह निक के साथ उसकी बहन के रिश्ते के बारे में बात करता है। वह निक से कहता है अगर तुम हैकर को पकड़ नहीं पाते तो तुम्हें और 9 साल जेल में रहना होगा। यह मेरी बहन के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी ओर पुलिस की एक टीम पहले से ही कासार के स्थान पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि कासार ने 2 लोगों को मारकर वहां से भाग निकला है। वे वहां खोजते खोजते एक टनल देखते हैं तो एक टीम कासार को पकड़ने के लिए उस टनल में प्रवेश कर जाती है और चेन, निक और ट्रैंक एक और टीम के साथ टनल के एग्जिट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जब कासार और उसकी टीम टनल के भीतर सभी को मारकर बाहर आ जाते हैं तो चेन की टीम उन पर गोली चलाना शुरू कर देती है। कासार तब पलटवार करता है। एक समय में गोली ट्रैंक के शरीर पर लगती है और वह वहीं मर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कासार गोली चलाते हुए पीछे हट जाता है और स्पीड बोट से नदी के रास्ते वहां से भाग जाता है। वे नदी के बीच में जाकर उनके साथ रखे पैसे के बैग एक मालवाहक जहाज में डाल देते हैं। इस बीच जब चेन सभी पुलिस के शव अस्पताल भेज रहा होता है तभी उसे हांगकांग के उस पावर प्लांट से कॉल आती है। वे चेन को बताते हैं कि हमारा सर्वर रूम पहले की तुलना में काफी ठंडा हो गया है, अब आप चाहें तो अंदर जाकर मेमोरी निकाल सकते हैं। इसके बाद चेन अपनी टीम के साथ वहां जाता है। जब वे सूट पहनकर वहां प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे थे तब पावर प्लांट का एक कर्मचारी उन्हें बताता है कि अंदर का तापमान अभी भी बहुत अधिक है, आप लोग 8 मिनट से ज्यादा वहां नहीं रह सकते, इसलिए जल्दी काम करके बाहर निकल आएं। तो चेन और निक उनके साथ वांग नाम के एक पावर प्लांट के कर्मचारी को लेकर अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे सर्वर रूम में प्रवेश करते हैं तापमान सहन न कर पाने के कारण वांग बीमार पड़ जाता है। निक तब चेन से कहता है तुम वांग को लेकर बाहर निकल जाओ, मैं मेमोरी लाने जा रहा हूँ। यह कहकर वह वहां रखा एक कुल्हाड़ी से सर्वर के स्टोरेज को तोड़ देता है और आखिरकार मेमोरी लेकर वहां से बाहर आ जाता है। उद्धार करने वाली उस मेमोरी की जांच करने पर देखा गया कि मेमोरी में मौजूद कोड लगभग आधा नष्ट हो चुका है। वे चाहकर भी अब उस कोड को पुनर्प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब निक कैरोल से पूछता है बैंक हैक करने के समय मैंने अपना कोड सब नष्ट कर दिया था, लेकिन तुम लोग किसी न किसी तरीके से उस कोड को निकालकर मुझे ढूंढ निकाले, तो तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जवाब में कैरोल कहती है एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम ब्लैक विडो है। हमने उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके तुम्हारा कोड निकाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन के मामले में अमेरिकन लोग उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने देंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद कैरोल रिच नाम के एक NSA एजेंट को फोन करती है और सॉफ्टवेयर एक्सेस मांगती है, तो रिच कैरोल को मना कर देता है। दूसरी ओर ब्लैक विडो के बिना हैकरों का कोड निकालना संभव नहीं है। निक तब कहता है मैं शैडो लिंक का उपयोग करके सॉफ्टवेयर एक्सेस ले सकता हूँ। निक की बात सुनकर कैरोल थोड़ी चौंक जाती है। वह निक से कहती है
क्या तुम जानते हो ये कितना बड़ा जोखिम है? अगर NSA के लोग जान गए तो तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। जवाब में निक कहता है, इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। तुम मुझे रिच के सीनियर ऑफिसर का नाम बताओ, मैं उसका नाम इस्तेमाल करके लॉगिन करूंगा, और जब मैं लॉगिन करूंगा तब तुम सब इस कमरे के बाहर चले जाना, ताकि इस अपराध के साथ तुम्हारा नाम जुड़ ना सके। तो सभी बाहर चले जाते हैं, लेकिन लियन निक के साथ रह जाती है। निक रिच के सीनियर ऑफिसर का नाम इस्तेमाल करके ब्लैक विडो पासवर्ड चेंज का कमांड देता है। जैसे ही रिच पासवर्ड बदलता है, नया पासवर्ड निक के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वह सॉफ्टवेयर में लॉगिन करके हैकरों का IP एड्रेस निकालने का कमांड देता है। इधर जब चेन सबको लेकर बाहर एक रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा था, तब हैकरों की टीम का एक आदमी चेन की कार में एक लोकेशन ट्रैकर लगा देता है। कुल मिलाकर IP एड्रेस प्राप्त होने के बाद देखा जाता है कि हैकरों का लोकेशन जाकार्ता शहर में है, लेकिन हैकर का साइट बहुत ज्यादा सुरक्षित होने के कारण वे उसका एक्सेस नहीं ले पाते। लियन हैकर के ट्रांजैक्शन ID की जांच करके देखता है कि उसने इसे कई बार मलेशिया के एक पोर्ट के स्थान के लिए पेमेंट किया है। तब निक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हैकर किसी पोर्ट का स्थान क्यों लेंगे। इधर निक, जो ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है, उसके बारे में एजेंसी के लोगों को पता चल जाता है। वे चेन के सीनियर अधिकारियों को इस बारे में रिपोर्ट करते हैं, तो चेन के सीनियर अधिकारी चेन को बुलाकर कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा जोखिम उठा लिया है। मैं नहीं चाहता कि NSA के सामने हमारा नाम खराब हो, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके निक को अमेरिकियों के पास सौंप दो और इस केस को खुद सॉल्व करो। कोई उपाय न देखकर चेन लियन को मैसेज करके कहता है कि वह निक को लेकर कहीं और भाग जाए। दूसरी ओर हेनरी और कैरोल ब्लैक विडो में लॉग इन करने को लेकर चेन से झगड़ा करने लगते हैं। वह कहता है कि किसी भी तरह निक को इस केस में नहीं रखा जा सकता। तो मार्क तब कैरोल के साथ मिलता है और निक को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन मार्क ध्यान देता है कि निक ने अपने पैर के लोकेशन ट्रैकर का अपडेट टाइम बदल दिया है, इसलिए अब यह दिन में एक बार लोकेशन अपडेट करेगा। मार्क अपडेट टाइम बदलकर कार लेकर कैरोल के साथ निकल पड़ता है। दूसरी ओर चेन एक सीक्रेट लोकेशन पर लियन और निक से मिलता है। वह निक से कहता है, मैं तुम्हें अब अमेरिकियों के पास सौंपना नहीं चाहता, लेकिन कैरोल और मार्क तुम्हें ढूंढने जरूर आएंगे, इसलिए हम अलग अलग होकर जाकार्ता जाएंगे और वहां मिलेंगे। तब लियन पूछती है, मैं किसके साथ जाऊंगी? जवाब में निक कहता है, तुम किसी के साथ नहीं जाओगी। मैं अब एक भगोड़ा आरोपी हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए हमारे साथ रहना खतरनाक है। यह सुनकर लियन का मन बहुत उदास हो जाता है। वह बार बार जाना चाहती है, लेकिन निक उसे मना कर देता है, जिससे लियन नाराज होकर चेन को कार की चाबी देकर चली जाती है। इसके बाद लियन घर जाकर हैकरों द्वारा उपयोग किए गए कोड और IP एड्रेस की कॉपी करती है और चेन से फिर से मिलकर उन्हें वह कोड देती है। लियन जब कोड देकर रोते रोते कार से बाहर आ रही थी, तभी निक कार से उतरकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। एक समय पर लियन समझ जाती है कि उनके साथ जाना वास्तव में खतरनाक है, इसलिए वह अपने भाई को हाथ हिलाकर अलविदा कहती है। लेकिन इसके तुरंत बाद कासार वहां आकर एक रॉकेट लॉन्चर से चेन सहित उसकी कार को उड़ा देता है। आंखों के सामने भाई को मरते देख लियन रोने लगती है। निक को ट्रैक करते हुए कैरोल और मार्क वहां पहुंच जाते हैं, तो कासार के साथ कैरोल और मार्क की गोलीबारी होती है, जिसमें कैरोल शुरू में ही गोली लगने से मर जाती है और मार्क कुछ साथियों को गोली मारकर मारने में सफल होने के बावजूद एक समय पर कासार की गोली लगने से मर जाता है। गोलीबारी को देखकर निक लियन को लेकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में लियन रोते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी हैकरों को पकड़ने। फिर वे एक मैकेनिक से मिलते हैं, जो निक के पैर से ट्रैकर काट देता है और लियन उनके लिए पासपोर्ट तैयार करती है। ट्रैकर काटने के बाद एक आदमी उसे बैग में डालकर एक जहाज पर फेंक देता है और निक लियन को लेकर एक प्राइवेट जेट से मलेशिया चला जाता है। निर्धारित स्थान पर पहुंचने पर वहां उसे केवल एक टिन माइनिंग फैक्ट्री मिलती है। निक तब फैक्ट्री की एक मशीन देखकर समझ जाता है कि लगभग सभी टिन फैक्ट्रियां एक ही तरह की मशीन पर चलती हैं और हैकर उनमें से लगभग सभी बड़े पावर प्लांट और टिन माइनिंग फैक्ट्रियों को नष्ट करके विश्वव्यापी टिन संकट पैदा करना चाह रहा है। हैकर पहले से चोरी किए गए $74 मिलियन से टिन के शेयर खरीद लेगा। इससे वह रातों रात बिलियनियर बन सकता है। इसके बाद वे फिर से इंडोनेशिया जाते हैं हैकरों को खोजने के लिए। पहले वे वहां के एक मार्केट में जाकर कुछ आवश्यक सामान खरीदते हैं। फिर वे वहां के एक टिन माइनिंग मशीन के सर्वे ऑफिस के ऊपर अपनी गाड़ी गिराकर एक एक्सीडेंट का माहौल बनाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए निक ऑफिस के अंदर से सभी डेटा कॉपी कर लेता है। लियन मनी ट्रांसफर हिस्ट्री चेक करती है और देखती है कि हैकरों ने एक लोकल बैंक में सभी पैसे जमा कर रखे हैं, इसलिए
वे अब उस बैंक को हैक करने की योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार लियन एक इंटरव्यू कैंडिडेट बनकर उस बैंक में जाती है। उसने पहले से अपनी प्रेजेंटेशन खराब कर रखी थी। लियन वहां के एक व्यक्ति के पास जाकर प्रेजेंटेशन खराब हो जाने की बात कहकर मदद मांगती है। जब बैंक का वह व्यक्ति लियन की प्रेजेंटेशन प्रिंट करने के लिए उसके पास से पेन ड्राइव लेकर सिस्टम के कंप्यूटर में इनपुट करता है, तभी निक बैंक के सिस्टम का एक्सेस प्राप्त कर लेता है और हैकरों के सभी पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद निक हैकरों के बॉस सादाक को मैसेज करता है, जिसमें वह कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो मेरे नंबर पर फोन करो। निक मैसेज करके इंतजार करता है और इस बीच लियन अपने मोबाइल में अपने भाई की तस्वीर देखकर रोती रहती है। तो मैसेज भेजने के कुछ समय बाद कासार निक को फोन करता है। निक कहता है, मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ। मेरे पास उसके $74 बिलियन हैं। अगर वह बात नहीं करना चाहता तो वह अपना पैसा वापस नहीं पाएगा। यह कहकर निक फोन रख देता है। कुछ ही समय बाद सादाक निक को फोन करता है। निक उसे कहता है, मैं तुम्हारे $74 बिलियन वापस कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम जो टिन के शेयर खरीदोगे उसका 20% मुझे देना होगा। सादाक तब कहता है, मैं अपने पार्टनर्स के साथ सीधे मिलकर डील करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो सीधे मुझसे मिलो। निक सादाक की बात मान लेता है। निक अच्छे से जानता है कि सादाक अपने साथ लोग लेकर आएगा, इसलिए वह पहले से ही फाइट के लिए तैयार हो जाता है और लियन इमरजेंसी के लिए दवाइयां खरीद लेती है। जब सादाक अपने लोगों के साथ निर्धारित स्थान पर निक का इंतजार कर रहा होता है, तब लियन दूरबीन से सादाक पर नजर रखती है और निक को अपडेट देती है। निक तब सादाक को फोन करता है और कहता है, मैंने तुम्हें और कासार को आने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो अपने लोगों के साथ आए हो, इसलिए मैं लोकेशन बदल रहा हूँ। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो पास में एक मेला चल रहा है, वहां आ जाओ। अब तुम्हारे साथ कासार के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। तो सादाक अपने लोगों को दूर रखकर सिर्फ कासार को लेकर मेले में दाखिल होता है। इस बीच निक भी सादाक और कासार को देखता है और उनका पीछा करता है, लेकिन कासार निक की उपस्थिति भांप लेता है और उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। जब कासार निक को चेक कर रहा होता है, तब निक मौके का फायदा उठाकर अपने हाथ में बंधी स्क्रू ड्राइवर निकालकर कासार के सिर में घुसा देता है। कासार को मरते देखकर सादाक थोड़ी निराश हो जाता है। वह निक से कहता है, क्या तुमने सोचा था कि कासार के मरने पर मैं रोऊंगा? मैं कासार को जानता हूँ, इसलिए उसके लिए रोने वाला मैं मूर्ख नहीं हूँ। पैसे खर्च करके मैं कासार से भी अच्छा भरोसेमंद लोग पा सकता हूँ। इस दुनिया में पैसे देने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बातचीत के बीच में निक सादाक को गन पॉइंट पर ले लेता है। सादाक के लोग वहां आ जाते हैं और निक के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। निक गोली से बचते हुए सादाक का पीछा करता है, लेकिन इसी बीच एक गोली निक के पेट में लग जाती है। वह एक हाथ से अपने पेट को पकड़कर गोली चलाता रहता है और एक समय पर सादाक के सभी लोगों को गोली मारकर खत्म कर देता है। कोई उपाय न देखकर सादाक अपने चाकू से निक के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन लड़ाई में सादाक उसके साथ नहीं टिक पाता। आखिरकार निक ने सादाक को उसी के चाकू से मार दिया। घायल निक को बचाने के लिए लियन वहां दौड़कर आती है और गाड़ी से उसे वहां से दूर ले जाती है। फिर पहले से खरीदी गई दवाओं से उसका इलाज करके उसे ठीक कर देती है। इसके बाद निक जकार्ता के एक एटीएम बूथ से कुछ पैसे निकालकर लियन के साथ अमेरिका की ओर निकल पड़ता है। एटीएम बूथ की स्क्रीन पर दिखता है कि निक के अकाउंट में अभी भी $44 मिलियन बैलेंस है। और इसी दृश्य के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही आज जो लोग हमारे चैनल का पहला वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।